दोस्तों, हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को पब्लिकली वायरल किया। ये बहुत ही लाजवाब तस्वीरें हैं जो यूनिवर्स के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देती हैं। इनमें से एक तस्वीर यूनिवर्स की सबसे पुरानी झलक हमें दिखाती है। 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में हम देख सकते हैं। एक और तस्वीर से हमें पता चला है ऐसे एलियन एक्सोप्लैनेट के बारे में जहाँ पर पानी यानी H2O पाया गया है। आइए नई डिस्कवरीज को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस टेलीस्कोप को बनाने में $10 बिलियन का खर्चा आया है। 25 साल लगे नासा को इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आज के दिन जहां ये टेलीस्कोप लोकेटेड है, ये -266 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ऑपरेट हो रहा है। और ये इतना ठंडा है कि जो अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, और आपको अच्छी तरह से मालूम है उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। टेलीस्कोप का टेम्परेचर अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से कुछ डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ के अराउंड ऑर्बिट नहीं करता जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप करता है, बल्कि ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है L2। वहाँ पर ये हमेशा अर्थ की छाया में रहता है। धूप को रोकने के लिए इसके पीछे एक सनशील्ड लगी है जो टेनिस कोर्ट के साइज जितनी बड़ी है। क्या आप जानते हैं इस टेलीस्कोप का फोकल लेंथ कितना है? आप में से जो लोग अपने घरों में DSLR कैमरे का एज अ हॉबी यूज़ करते हैं, उन कैमरों में जो लेंस लगा होता है उसकी फोकल लेंथ यूजुअली 24 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर इसी के आसपास होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फोकल लेंथ DSLR कैमरे की फोकल लेंथ से 2500 टाइम्स से भी ज़्यादा है। 131.4 मीटर्स इसका जो मेन मिरर है उसका वजन अपने आप में 705 किलोग्राम है। अब हम उन तस्वीरों की बात करते हैं जो इस टेलीस्कोप ने ली हैं। इससे पहले अब मैं एक चीज़ याद दिला दूं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग वेवलेंथ्स की होती हैं। इसमें एक छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट्स का, जो लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रेनबो कलर्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस विजिबल वेवलेंथ की रेंज होती है 0.38 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। रेड से बड़ी जो वेवलेंथ होती है उसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, और जिस वेवलेंथ में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फोटोज़ को खींच सकता है वो है 0.6 से लेकर 28 माइक्रोमीटर्स तक। यानी कि थोड़ा सा ओवरलैप है विजिबल रेड लाइट के साथ, लेकिन मेनली ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड पोर्शन में काम करता है। इसका फ़ायदा ये है कि जो गैसेज हैं, जो क्लाउड्स हैं, उनके पार आप देख सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड की वेवलेंथ बड़ी होती हैं, और जितनी बड़ी वेवलेंथ्स होती हैं उतना ही आसान होता है ऑब्जेक्ट्स के आर पार होना। जैसे कि रेडियो वेव्स, जिनकी वेवलेंथ्स किलोमीटर्स में होती है, हम उन्हें रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं। वो हमारे घर की दीवारों के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। इस टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं। एक है नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिसे नीर कैम कहते हैं, जो छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ को कैप्चर करता है, और दूसरा है MID इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, जिसे मिरी कैम भी कहते हैं, जो थोड़ी बड़ी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है। अब टेलीस्कोप कौन सा कैमरा इस्तेमाल कर रहा है उसके बेसिस पर फ़ोटोज़ अलग अलग आती हैं। जैसे इस फ़ोटो को देखिए, नियर इंफ्रारेड कैमरे से यानी नीर कैम से फ़ोटो ली गई है। जब नासा ने इन फ़ोटोज़ को रिलीज़ किया था तो ये वायरल हो गई थी। सेम फ़ोटो मिरी कैम से भी ली गई है, और सेम चीज़ मिरी कैम से ऐसी दिखती है। ये जो डस्ट क्लाउड विजिबल थे, ये मिरी कैम में इतने नहीं दिखते क्योंकि मिरी कैम की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो उससे पास थ्रू करना आसान है। इन क्लाउड्स के थ्रू हम देख सकते हैं। वैसे आप पूछोगे ये फ़ोटो है किसकी, हम इस फ़ोटो में क्या देख रहे हैं? तो इसका जवाब है, हम इस फ़ोटो में एक तारे की मृत्यु होते हुए देख रहे हैं। जो ज़्यादा चमकीला तारा है वो अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज पर है, और जो तारा डिम है वो मरने वाला है। मरता हुआ ये तारा पिछले कई हज़ारों सालों से गैसेस और डस्ट के क्लाउड्स रिलीज़ कर रहा है। गैसेस और डस्ट से जो क्लाउड बनता है इसे प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, और इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इनका ऐसा शेप हो गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से नोट करने वाली है कि नीर कैम की फ़ोटो में आप सिर्फ एक स्टार और क्लाउड देख सकते हैं, लेकिन मिरी कैम की फ़ोटो में आपको क्लाउड कम दिखेगा, लेकिन ये 2 स्टार आप क्लियरली देख सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से बादल के बीच देखा जा सकता है। और अगर आप तारों की मृत्यु के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, चाइल्डहुड, टीनेज, अडल्टहुड, ओल्ड एज एंड डेथ, वैसे ही स्टार्स की भी लाइफ साइकिल होती है। हमारा सूरज भी एक स्टार है और अभी इसकी अर्ली स्टेज है।
आज से करीब 5 बिलियन ईयर्स बाद हमारा सूरज भी रेड जाइंट बनेगा, और रेड जाइंट बनने के बाद एक प्लैनेटरी नेब्यूला, इसके बाद एक वाइट ड्वार्फ और फिर दी एंड। रेड जाइंट जो होता है वो कहीं ज़्यादा बड़ा होता है एक एवरेज स्टार के साइज़ के कंपैरिजन में। तो हमारा सूरज जब रेड जाइंट बनेगा तो वीनस और मरकरी को तो वो निकल जाएगा और अर्थ पर रहने लायक कंडीशन नहीं बचेगी। खैर अभी हम लोगों के पास 5 बिलियन ईयर्स का समय है। ये बाद की बातें हैं, अभी बात करने का क्या फ़ायदा है इसके बारे में। चलिए बात करते हैं दूसरी तस्वीरों के बारे में। नासा के द्वारा रिलीज़ की गई पहली फ़ोटो एक्चुअल में ये थी, डीप फील्ड स्मैक्स 0723, और ये सबसे हिस्टोरिक फ़ोटो भी है। ये फ़ोटो आपको 13 बिलियन ईयर्स पहले की झलक दिखा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना था इस फोटो को देखने के बाद कि ये नई खिड़की है यूनिवर्स की हिस्ट्री में। इस फोटो में हमें बेसिकली एक गैलेक्सी क्लस्टर देखने को मिलता है SMACS 0723। जो गैलेक्सीज हमारे कैमरे के ज़्यादा पास हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो पीछे से आने वाली लाइट को डिस्टॉर्ट कर रही है। तो एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इस फेनोमेना को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसकी मदद से हम और भी पीछे के ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं। अब ये कोई ऐसी फ़ोटो नहीं जिसे टेलीस्कोप ने बस क्लिक किया और कैप्चर हो गई, जैसे हम लोग कैमरे की बटन को प्रेस करते हैं और फ़ोटो खींच जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फ़ोटो को लेने में 12.5 घंटे का समय लगा था। दरअसल टेलीस्कोप ने अलग अलग वेवलेंथ पर ढेर सारी अलग अलग इमेजेस ली और बाद में उन्हें कंबाइन किया, और ये कंबाइन फ़ोटोज़ हम देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो गैलेक्सीज ज़्यादा रेड कलर की दिख रही हैं वो समझ लो ज़्यादा दूर हैं। जब हम पास और दूर की बात कर ही रहे हैं तो इस फोटो को देखो। इसको नाम दिया गया है स्टीफन्स क्विंटेट। दरअसल ये 5 गैलेक्सीज का क्लस्टर है। इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी है वो हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जबकि बाकी 4 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली गैलेक्सी की पिक्चर ज़्यादा हाई डेफिनेशन दिख रही है। यदि आप जूम करके देखेंगे तो बाकी 4 गैलेक्सीज की पिक्चर्स ब्लर नज़र आएगी। ये 4 गैलेक्सीज एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इनके अंदर जो डस्ट और स्टार्स मौजूद हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्सेस का असर इन पर दिख रहा है। और साइंटिस्ट के लिए यही चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि जब गैलेक्सीज एक दूसरे के इतने करीब आती हैं तो क्या होता है। इसके बाद अभी तक की सबसे सुंदर फोटो जिसमें हम एक तारे का जन्म होते हुए देख सकते हैं। पहले हमने मृत्यु देखी थी और अब बर्थ ऑफ अ स्टार देखेंगे। जो पहाड़ी दिख रही है साइंटिस्ट ने इन्हें कॉस्मिक क्लिफ्स कहकर पुकारा है। दरअसल ये एक नेब्यूला है। नेब्यूला का मतलब है अ ब्राइट एरिया इन द नाइट स्काई, जो डस्ट और गैसेस के क्लाउड से बनता है। इसे हिंदी में निहारिका कहते हैं। तो इस वाले स्पेसिफिक नेब्यूला का नाम है करीना नेब्यूला। अगर आप एक तारे का लाइफ साइकिल देखोगे तो आपको दिखेगा एक तारे का जन्म होता है स्टेलर नेब्यूला की स्टेज से। तो यहाँ पर वास्तव में तारों का जन्म हो रहा है। इस फोटो में जो रेड डॉट्स हैं बेसिकली ग्रोइंग इन्फेंट स्टार्स हैं, और आप इसे दोनों नीर कैम और मिरी कैम से देख सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फ़ोटो पर, जो वास्तव में एक फ़ोटो है ही नहीं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। ये है एक स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा प्लैनेट WASP-96b। ये प्लैनेट एक एक्सोप्लैनेट है जो हमसे 1150 लाइट ईयर्स दूर है। एक्सोप्लैनेट मीन्स वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में नीर कैम और मिरी कैम के अलावा निरिस लगा हुआ है। निरिस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी मेज़र कर सकता है। इस निरिस ने करीब 6.5 घंटे तक इस प्लेनेट से आने वाली लाइट को मेज़र किया और उस मेज़रमेंट का रिजल्ट ये लाइट कर्व है। जो डेटा इस ग्राफ पर प्लॉट किया गया है इससे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर पानी मौजूद है, H2O और उसके साथ साथ कुछ हेज और क्लाउड्स भी मौजूद हैं। और अब आप सोचोगे लाइट को मेज़र करके हम कैसे बता सकते हैं कि इस प्लेनेट पर पानी मौजूद है या नहीं। हमने तो उस प्लेनेट की फ़ोटो भी नहीं देखी। इसका आंसर बहुत सिंपल है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, लाइट में हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। हमें अपनी आंखों से आसपास की दुनिया जो इतनी कलरफुल नज़र आती है, ये सारा खेल इन वेवलेंथ्स का ही है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पौधे ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं?
क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल की खास बात यह है कि वो रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ को तो अब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जो कि ग्रीन कलर है, वही हमें दिखता है। सिमिलरली समुद्र का पानी भी ब्लू कलर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए हमें समुद्र का पानी ब्लू कलर का दिखता है। इसी लॉजिक को रिवर्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम लाइट को एक पत्ते के थ्रू पास करेंगे तो दूसरी तरफ से जो लाइट बाहर निकल कर आएगी उसमें रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ्स ब्लॉक हो जाएगी, और स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू अगर हम मेज़र करेंगे और एक चार्ट बनाएंगे तो एक सर्टेन पैटर्न बनेगा, और उससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अगर ये पैटर्न किसी और चीज़ में बन रहा है तो वो चीज़ मोस्ट लाइकली एक पत्ते जैसी ही है, या फिर एक पत्ता ही है। अब WASP-96b एक्सोप्लैनेट से जो रोशनी आ रही थी, इस टेलीस्कोप ने उसे कैप्चर किया, स्पेक्ट्रोग्राफ में ग्राफ बनाया गया और ये देखा गया कौन कौन सी वेवलेंथ लाइट की कितनी ब्लॉक हो रही है। और साइंटिस्ट ये जानते हैं कि ये वाली वेवलेंथ अगर इतनी ब्लॉक होगी तो इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल से पास थ्रू करके लाइट आ रही है। इसलिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस पर है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वाई एक्सिस पर है कितनी लाइट ब्लॉक हुई है, अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक। और साइंटिस्ट को पता था कि अगर इस वेवलेंथ पर इतनी लाइट ब्लॉक होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर H2O है, और यही चीज़ हुई यहाँ पर। इसलिए हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इस एक्सोप्लैनेट पर पानी मौजूद है। अब अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि इस पर पानी मौजूद है तो इस एक्सोप्लैनेट पर लाइफ हो सकती है और शायद एलियंस भी मिल सकते हैं, तो इतना खुश मत होइए, क्योंकि ये प्लैनेट हैबिटेबल नहीं है। बाकी और चीज़ों को देखकर साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ये प्लैनेट अपने स्टार के कितना करीब है, इसका साइज़ क्या है। इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 530 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। इस प्लैनेट पर एलियन मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन अगले कुछ महीनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक और प्लैनेट की जांच करेगा, एक और प्लैनेट की तरफ पॉइंट किया जाएगा वहाँ की फ़ोटोज़ लेने के लिए, जो कि वास्तव में वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट बताया जा रहा है। थ्योरेटिकली कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया है कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 300 मिलियन पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, यानी ऐसे प्लैनेट जहाँ पर हम जिंदा रह सकें, जहाँ पर ज़िंदगी पाई जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने जो ऑब्ज़र्व किया है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, वो सिर्फ 5000 के अराउंड एक्सोप्लैनेट्स को ही किया है। ये पोटेंशियली हैबिटेट वाले नहीं कह रहा मैं, ये टोटल में ही हमने करीब 5000 एक्सोप्लैनेट्स को कंफर्म किया है। हालांकि इनमें से कई ऐसे हैं जो पोटेंशियली हैबिटेबल हैं। नवंबर 2018 में रिसर्चर्स ने पाया कि हमने जितने भी एक्सोप्लैनेट्स को देखा है, अभी तक उनमें से एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हाईएस्ट चांस है कि वो हैबिटेबल निकले, वहाँ पर लाइफ पाई जा सके, जो अर्थ जैसा ज़्यादा दिखता हो। इस प्लैनेट का नाम रखा गया TRAPPIST-1e। साइंटिस्ट ने कहा अगर हमें हैबिटेबिलिटी की खोज करनी है तो ये सबसे वर्दी कैंडिडेट है। ये एक्सोप्लैनेट हमसे 380 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर है। जिस सन के अराउंड ये घूमता है वो हमारे सन की तरह नहीं है, बल्कि वो अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार है, जिसे नाम दिया गया है TRAPPIST-1। हमारे सन से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए इसे अल्ट्रा कूल कहा जाता है। लेकिन जो डिस्टेंस है इस स्टार और प्लैनेट के बीच में वो कम है, हमारी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे। तो वो जो टेम्परेचर है इस प्लैनेट पर वो हैबिटेबल जोन में है। ऊपर से इस प्लैनेट के जो डायमेंशंस हैं वो अर्थ से काफ़ी सिमिलर हैं। इसकी रेडियस अर्थ की रेडियस का 91% है। इसका टोटल मास अर्थ के मास का 77% है। इसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी का 102% है, और सरफेस में जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 93% है। ये भी कंफर्म किया जा चुका है कि इस प्लैनेट के अंदर सॉलिड रॉक्स का सरफेस है। इस प्लैनेट पर तापमान इतना ठंडा है कि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इतना ठंडा भी नहीं है कि वो फ्रीज हो जाए। तो अगले कुछ महीनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एक्सोप्लैनेट की डिटेल में जांच करेगा, देखेगा कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर मौजूद है या नहीं। इन गैसेस का अगर सर्टेन कॉम्बिनेशन मौजूद हुआ तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, इस प्लैनेट पर लाइफ हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या डिस्कवरीज करेगा ये टेलीस्कोप। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि साइंटिस्ट का मानना है अगर किसी भी एक्सोप्लैनेट को लाइफ सस्टेन करने लायक होना है
तो उस पर 3 चीज़ें होनी चाहिए, लिक्विड वाटर, सॉलिड सरफेस और एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर की सर्टेन कॉम्बिनेशन मौजूद हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।